स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम वीकली बैंकिंग को कवर करेंगे। जो भी बैंकिंग में करंट अफेयर्स के न्यूज़ आए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, उन सबको कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस होंगी वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, चाहे वो एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग के लिए। लेकिन जैसे हम सबको पता है कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो बैंकिंग से आता है। तो मैं ये क्या करूँगा अब से कि मैं वीकली लेके आऊँगा और उसके साथ मंथली लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई रिलीज लिस्ट ऑफ 15 एनबीएफसी इन अपर लेयर अंडर एसबीआर। एसबीआर क्या है? देखिए, एसबीआर है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। देखिए 2021 में आरबीआई ने क्या किया था कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन लाया था, रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। आरबीआई ने ये बोला था कि हम एनबीएफसी को इन लेयर्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। ठीक है, तो उसी के ही कंटिन्यूएशन में आरबीआई ने अब 15 एनबीएफसीज को सेलेक्ट कर लिया है और उन्हें अपर लेयर में डाल दिया है। तो ये अभी का न्यूज़ है जो आया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है कितने एनबीएफसी को डाला, 15 एनबीएफसी को डाला। कब आया था ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन? 2021 को आया। एसबीआर क्या है? अगर क्वेश्चन आएगा क्या बोलना है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन है। तो यही आएगा। कितने लेयर है? 4 लेयर है। कौन कौन से? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। तो बस यही आएगा जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी वो बैंक्स होते हैं जो क्या होता है, डिपॉजिट नहीं लेते। क्या नहीं लेते? डिपॉजिट नहीं लेते। तो क्या लेते हैं? देखिए, एनबीएफसी में आप डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन कौन से डिपॉजिट कर सकते हो? आप टर्म डिपॉजिट कर सकते हो। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट जैसे कि एफडी हो गया, ठीक है, आरडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि आपको करंट का न्यूज़ कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन उससे जो रिलेटेड न्यूज़ है, क्या है रिलेटेड न्यूज़? एनबीएफसी के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड रखा कि देखिए ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कौन से होते हैं। मैंने बताया एनबीएफसी कोई बैंक नहीं होता, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक क्या होता है पता ही है हमें, रेगुलेट एंड इशू जो करेंसी करता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? वो बैंक होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए बनते हैं, ठीक है। इसके भी जैसे एनबीएफसी के चार उसमें हिस्सों में उन्होंने बांटा था, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स को भी क्या बोलते हैं, 3 लेयर्स में बांटते हैं। टायर 1 जैसे स्टेट लेवल का बोलते हैं, फिर टायर 2 जैसे डिस्ट्रिक्ट का बोलते हैं, और टायर 3 जैसे विलेज लेवल का बोलते हैं। फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में क्या आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, दोनों जगह पब्लिक सेक्टर लिख दिया गया है, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर आता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर आता है, ठीक है। फॉरेन बैंक्स आते हैं। फॉरेन बैंक्स कौन होते हैं? बैंक डेट हेडक्वार्टर इन फॉरेन, जिसका हेडक्वार्टर जो फॉरेन में हो। फिर आता है हमारे रीजनल बैंक। रीजनल बैंक आरआरबीज, ठीक है, आप लोग को पता ही है कि आरआरबीज का, तो आरआरबीज का जो ये जॉइंट वेंचर होता है किन किन के बीच में? देखिए, सेंट्रल बैंक होता है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट होता है, कमर्शियल बैंक होता है। इनकी हिस्सेदारी क्या होती है? 50%, 15%, 35%। क्या सेंट्रल का कितना होता है? 50%, ठीक है। स्टेट का कितना? 15। और कमर्शियल बैंक का मतलब वही कमर्शियल बैंक जो ऊपर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादातर होते हैं, तो ये हो गया 35, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन इसका रहता है, इसका आरआरबी का। तो आपको ये सब भी पढ़ना है। अभी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, अभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक से रिलेटेड आते हैं। तो वो लोग जिन्होंने स्टैटिक नहीं पढ़ा और उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम देंगे या एसबीआई का एग्ज़ाम देंगे, तो मैं क्या करूँगा कि जो न्यूज़ होगी उसके साथ करंट जो न्यूज़ होगी मैं उसको भी जोड़ दूंगा, जिससे आपका हेल्प हो, ठीक है। और अभी इसी तरीके से लेंगे। अब देखिए, पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक में कितने बैंक है? 6 बैंक है। ये 6 बैंक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन आया था पेमेंट बैंक से रिलेटेड कि कितने पेमेंट बैंक है इंडिया में। तो ये 6 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे पास, ई रुपी वर्थ 16.39 करोड़ इन सर्कुलेशन ऑफ मार्च 2023।
जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लाया था CBDC के ऊपर। मैंने उसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि CBDC क्या है, ठीक है, हर चीज़ बताया था CBDC के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखना है आपको, ठीक है, तब जाकर आपको ये वाला जो न्यूज़ है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो कहाँ पे आया, RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 23। इसके हिसाब से क्या बोला कि इन्होंने एक डाटा दिया कि ई-रूपी सर्कुलेशन जो है वो कितना है, 10.69 करोड़ जो है वो होलसेल का है और 5.70 करोड़ जो है वो रिटेल से आ रहा है, ठीक है। अभी जो RBI रफली कितने 15,000 ट्रांजेक्शन जो है डे में हो रहे हैं हमारे इकोनॉमी में, ये RBI कह रहा है। और RBI ये कह रहा है कि RBI का टारगेट है कि 1 मिलियन तक इसको लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो है CBDC का है और ये जो ई-रूपी के बारे में न्यूज़ है। RBI गवर्नर T रविशंकर हैड सेड दैट देयर आर 13 बैंक्स, कितने बैंक्स हो गए हैं अभी तक, 13 बैंक हो गए हैं जो ये CBDC पायलट प्रोजेक्ट में जुड़ गए, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ कि जिन्होंने वो CBDC वाला नहीं देखा है उसको देख लेना है। देखिए CBDC स्टैटिक ये मैंने कहाँ कवर किया है, मैंने वो कवर किया उस वीडियो में, तो वो वीडियो में जाना है, ठीक है, और उस वीडियो को देखना है इस चैनल में। मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उससे ना टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और मेरे को भी कुछ पढ़ाने में उसमें मज़ा नहीं आएगा बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाने में, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें भेड़ चाल नहीं करनी, बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ते रहना। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पर जो करंट की न्यूज़ होंगी वो मैं वीकली में इस तरीके से कवर करूँगा जैसे मैं आज कवर कर रहा हूँ, और जो स्टैटिक की न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड उसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे जाके आपको देखना है। इससे आपकी दोनों चीज़ प्रिपेयर होती रहेगी, चाहे वो स्टैटिक का न्यूज़ हो या फिर ये जो करंट का न्यूज़ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं कि IREDA क्या ये एक NBFC है, ठीक है, किसकी है, गवर्नमेंट की NBFC है। इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया। क्यों किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, फाइनेंस करना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। क्या ज़रूरत पड़ेगी NBFC को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। देखिए ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत ये पड़ी कि जब लोन जो होता है किसी प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा देना हो ना, तो वहाँ पर दो कंपनीज जो है ना वो आ जाती हैं और फिर वो मिलके किसी को लोन देती है, ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझिए। उसी को जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि को लैंडिंग है को कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो दोनों ही मिलके क्या करेंगी, ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें दोनों ही लोन देंगी। फैसिलिटी लोन सिंडिकेशन एंड अंडरराइटिंग। इसी जो मैंने बोला है कि जब लोन बड़ा होता है, मान लेते हैं कि 100 करोड़ का लोन है, ठीक है, 100 करोड़ का लोन है, बड़ा लोन है, तो अब इसमें ना दो पार्टीज चाहिए। क्यों चाहिए दो पार्टीज, क्योंकि एक पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, या कहूँ कि एक पार्टी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी एक प्रोजेक्ट को दे, ठीक है। तो क्या करेंगी, वो दोनों एक साथ आएंगी, 100 करोड़ लगाएंगी और फिर वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी। तो इसी को कहते हैं लोन सिंडिकेशन, ठीक है। फिर आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या है, अंडर राइटिंग वो होता है कि हम ये जो है कि हम वो करते हैं, अंडर राइट करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि कितना रिस्क है कितना नहीं है। तो दोनों ही मिलके इन ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे इनको देखेंगी और उसके बाद इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है। तो यही है इसमें MOU में, इंपॉर्टेंट MOU है इसलिए पढ़ना है, ठीक है। हर MOU को नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट MOU होंगे मैं उनको कवर करूँगा, ठीक है। अंडर दिस एग्रीमेंट द बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, ठीक है। अभी बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए IREDA जो है वो क्या है, वो यूजुअली बिजनेस करती है, यूजुअली इस तरीके का लोन देती है, फाइनेंस करने का काम करती है। तो इनके जो बॉन्ड्स होंगे अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उस पर उसको रिटर्न मिलेगा, और ये जो पैसा होगा जो इन बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा वो फिर डायरेक्ट होगा कहाँ पर, ये जो फाइनेंस करने के लिए क्या एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, एक कि BOB को इंटरेस्ट मिल गया बॉन्ड से, और IREDA को क्या मिल गया, बॉन्ड से पैसा मिल गया और वो पैसा लग गया फाइनेंसिंग में, ठीक है। इजी टॉपिक। चलिए कमिटमेंट टू स्टैब्लिश द स्टेबल फिक्स इंटरेस्ट, वही मैंने आपको बताया कि 3-4 साल का बोरोइंग। एंड प्रदीप कुमार दास एंड चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये IREDA का कौन है, ये याद रखना, प्रदीप कुमार दास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी
दिस डुअल रोल ऑफ lending and investing allows banks to diversify their revenue streams and manage their balance sheet in a way that best serves their financial objective. मतलब इस तरीके से जो है दोनों काम करने से जो है दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ कंटिन्यू, उसी जो न्यूज़ है कि इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट क्या है, कि इंडिया गोल इज़ टू फुलफिल 50% ऑफ एनर्जी डिमांड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2030। ये जो है ना डेडलाइंस, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम से पहले IBPS के मैं ये डेडलाइंस की भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन चल रहे होंगे उस टाइम तक उन सबकी एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है कि एक एक करके याद करते जाना है थोड़ा थोड़ा, कि इंडियाज़ गोल इज़ टू फुलफिल 50% ऑफ इट्स एनर्जी डिमांड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030, अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी और टू रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030, ठीक है। तो ये कुछ एम है, और इंडिया ये भी चाहती है कि वो GDP का इंडिया आल्सो एम्स टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक बाय 45%, ठीक है। तो ये कुछ उनके गोल्स है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। आज के वीडियो में से करंट पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं तरीका ये है कि करंट का पढ़ेंगे यहाँ पर वीकली और मंथली में, और मैं एक स्टैटिक बनाऊंगा, ठीक है। बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, स्टैटिक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए वैसे ही न्यूज़ वो वाला जो मैंने MU वाला एक बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसके साथ मिल रहा है IREDA के साथ, ठीक है। तो वैसे ही और एक न्यूज़ आ गई, क्या है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड MU विद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडियाज लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस रिन्यूएबल एंड थर्मल प्रोजेक्ट वर्थ कितना 1.18 करोड़, ठीक है। तो सेम न्यूज़ है यार, जो मैंने पहले वाला न्यूज़ आपको समझाया ना, तो उसी की तरह है, बस इसमें आपको नाम याद रखना कि इस वाले में किसने MU साइन किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किया और सतलुज जल विद्युत निगम ने किया, ठीक है। इसमें वापस से कुछ बताने की ज़रूरत है, कुछ नहीं आता। MU आएगा तो पूछेगा कि किन दोनों के बीच में हुआ है ना, और कितने करोड़ का हुआ है, तो इतने करोड़ का हुआ है, ठीक है। ये तो रटने वाला है, तो ये रटना है आपको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। UNNDA, क्या है UNNDA एंड सिडबी साइन MU टू प्रमोट ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने क्या किया, एक MU साइन किया। मैंने जो MU इंपॉर्टेंट थे वो MUs को एक साथ डाल दिया जिससे आपको हेल्प हो। इट शुड बी नोटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP हैज नॉमिनेटेड अयोध्या टू बी डिप्लॉयड एज अ सोलर ग्रीन सिटी, सोलर सिटी, ठीक है। वो चाहती है, ऐसा इन्होंने एम रखा है कि अयोध्या को वो बनाना है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंस्टॉलिंग सोलर रूफटॉप पैनल्स 2500 MSME है। तो चाहती है कि 2500 MSME में जो है रूफटॉप लगाए, ठीक है। और चाहती है गवर्नमेंट की 30% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन करे व्हीकल का, कब तक, वही 2030 तक। एक न्यूज़ 2030 तक जो था वो क्या करना था, देख 2030 तक एक था ये वाला, 2030 तक क्या करना था, वही 50% एनर्जी डिमांड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी जो है नीड पूरी हो, कितनी 50% तक। एक तो ये था, और एक दूसरा क्या था ये कि 30% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है व्हीकल का। अगर 100 व्हीकल है तो क्या चाहती हैं कि 30 व्हीकल जो हो वो इलेक्ट्रिक हो, ठीक है। ये इंडिया चाह रही है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके के पढ़ना है। अगर 2030 है तो सबके 2030 पहले याद कर लो, ठीक है। तो एक वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। चलिए IRDAI स्टैब्लिश इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई है। क्या करेगी ये कमेटी, ये कमेटी ये करेगी कि कोई भी थ्रेड जो भी एसोसिएट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उसको देखेंगी, ठीक है। इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे, 10 मेंबर होंगे। और इस कमेटी को कौन लीड करेंगे, PS जगन्नाथम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन लीड करेगा, कितने मेंबर्स है, ठीक है, कौन लेके आ रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक कमेटी क्या करेगी वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आजकल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी क्या करती है, तो वहाँ पर ये पढ़ना है आपको, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वॉज टेकन फॉलोइंग द इंश्योरेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इन 2023, ठीक है। अप्रैल 2023 में जो
अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से, उन्हें पता होगा कि गाइडलाइन लाया गया था कि हमें साइबर सिक्योरिटी को कैसे सेव करना है, कैसे ठीक से रखना है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसी के कंटिन्यूएशन में ये स्टेप लिया गया। देखिए जब भी करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ होते हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी एक्शन का जो होता है ना, चलते रहता है, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता हो कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो सारे न्यूज़ पढ़ना ईजी हो जाता है। वरना क्या होता है कि यहाँ हर चीज़ रट्टा लगानी पड़ती है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर्स को समझते हुए चलते हैं, ठीक है, याद नहीं करते इतने, समझते हुए चलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो रट्टा लगाते रहते हैं। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ें कैसी चीज़ें लिंक है एक दूसरे से। अप्रैल की न्यूज़ कैसे लिंक है मई से। पढ़ना तो आपको 2 महीने का ही है, लेकिन आपको जो पुराना न्यूज़ होगा ना, अगर वो पता होगा कंटिन्यूशन का, तब आपको हेल्प होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसमें यही था कि ये कमेटी का किसके बारे में, ठीक है, ये लीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिडबी टू, ओके, ठीक है, तो सिडबी टू रेस 10,000 करोड़ फ्रॉम राइट इशू ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सिडबी क्या है? सिडबी एक कंपनी है, स्मॉल सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि 5 लाख करोड़ जो है ये 2024 तक उठाए। ठीक है, इंक्रीज एसेट्स, ये एसेट्स को बढ़ाना चाहती है 5 लाख करोड़। ठीक है, बाय मार्च 2024 फ्रॉम अबाउट 4 लाख करोड़ अभी है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितना ओन करता है? 20.8 करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है सिड, तो 28 करता है। ठीक है, इसमें ओन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होने के लिए कितना चाहिए? 51% चाहिए। तो अभी क्या किया है इन्होंने? राइट इशू लाया है। राइट इशू क्या होता है ये समझते हैं। तो राइट इशू क्या होता है कि मान लो कभी भी कोई कंपनी कोई चीज़ मतलब स्टॉक इशू करती है, तो एक तो आईपीओ होता है जब पहली बार करती है। ठीक है, पहली बार कंपनी मान लो वो थी एलआईसी थी, उस टाइम पहले एलआईसी गई थी ना आईपीओ में, तो फर्स्ट टाइम जब करती है तो उसे बोलता है आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब दूसरी बार या तीसरी बार कभी भी अगर और लाना हो स्टॉक, और क्या करना हो उनको? राइट इशू देना हो। मतलब पहले उनको देना हो जो पहले से उस कंपनी के मालिक हो। अगर पहले आईपीओ में मान लीजिए कि 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब उन जो राइट इशू होगा तो पहले उन 100 लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे लोगों को दिया जाएगा अगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, ये होता है राइट इशू। आई होप समझ में आया होगा। तो सिडबी के 10,000 करोड़ उठाने वाली है अपने राइट इशू से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। बस राइट इशू का मैंने बता दिया। राइट इशू इज़ अ वे फॉर अ कंपनी टू राइज एडिशनल कैपिटल बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द अपॉर्चुनिटी टू बाय एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट प्राइस में देगी। जैसे कि अगर कोई वही है ना कि अगर पहले से उनके खेती में सामान ले रहे हैं तो डिस्काउंट में दिया, और अगर कोई नया आ रहा है तो उसको ज़्यादा लेंगे। तो ये है इसमें। ठीक है, बस तो राइट इशू को समझते चलना। कभी कभी आ जाता है बैंकिंग में कि राइट इशू क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा है न्यूज़। ठीक है, तो गुडलक पार्टनर्स विद जूसपे बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूपीआई एसडीके। अरे यार, यूपीआई एसडीके, ठीक है, यूपीआई एसडीके। देखो एसडीके क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। कंप्यूटर वाले बच्चे जानते होंगे यार। ठीक है, कि एक तरह का प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्लगइन यूज़ करते हो। मान लो कि कंपनी ने कोई प्लगइन बनाया और आपको प्लगइन चाहिए, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और अपने वेबसाइट में उस जो चीज़ बनाई है ना उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो यूपीआई एसडीके है ना, ये इन्होंने बनाया। ठीक है, गुल्लक पार्टनर्स विद जूसपे बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूपीआई प्लगइन एसडीके। इन्होंने गुल्लक जो है एक फिनटेक का ऐप है, इन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया। इन्होंने क्या बनाया है? एक यूपीआई एसडीके बनाया। क्या इस यूपीआई एसडीके का नाम? इस यूपीआई एसडीके का नाम है हाइपर यूपीआई। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि रोजर पे ने क्या बनाया था? टर्बो यूपीआई बनाया था। अब ये टर्बो यूपीआई क्या था? ये टर्बो यूपीआई यह था कि जब आप यूपीआई को यूज़ करते होंगे तो क्या होता है कि यूपीआई जैसे यूज़ करते हो आप, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म में आप रहते हो, तो मान लो आप किसी वेबसाइट पे हो और आपको पेमेंट करना है, आपने भीम यूपीआई दबाया, तो वो क्या करता था? पहले उस में जाता था। मान लो आपने गूगल से पे करना है तो गूगल में जाओगे तो गूगल का खुलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो पेमेंट हो पाएगी। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें टाइम लगता है ना। तो इस प्रोसेस को स्पीड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए
एक नए तरीके का यूपीआई का जो है एसडीके लेके आ रही हैं कंपनीज, जहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी में जाना पड़ता है ना, ये ना जाना पड़े, बल्कि उसी जिस करंट ऐप में हो ना उसी से पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये अभी कौन ले गया है, जूस पे ले गया है, और कुछ टाइम पहले कौन ले गया था, रोजर पे का टर्बो यूपीआई था। अब देखना इस पे ना बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आती रहेंगी इसी तरीके का, कोई हाइपर यूपीआई देगा, कोई टर्बो यूपीआई देगा, कोई कुछ यूपीआई देगा। तो आपको लिंक समझना है कि यह हाइपर यूपीआई, वो टर्बो यूपीआई, ये कौन सा यूपीआई, ये लिंक करके पढ़ोगे ना तब जल्दी याद होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया आपको। चलिए, तो यही याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। गुड लक ने इसके साथ पार्टनर किया, क्यों पार्टनर किया, क्योंकि जूस पे ने क्या बनाया, यूपीआई एसडीके बनाया। अब गुड लक एक फिनटेक कंपनी है, उसमें क्या यूज़ कर लेगी, ये चीज़ यूज़ कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्कर्ष मॉल। देखो, मैं जो चीज़ें मैंने लिखी है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ सकते हो, पढ़ लेना आप। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च इंटर पोर्टेबल कैडलेस कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई ऑन एटीएम। देखिए, यूपीआई, ये जो आईसीसीडब्ल्यू है ना, ये आईसीसीडब्ल्यू क्या है पहले समझा देते हैं। देखिए, जब आप एटीएम जाते हो तो क्या करते हो आप पिन दबाते हो। ठीक है, डेबिट कार्ड लेके जाते हो, पिन दबाते हो, फिर कैश आता है। और कभी कभी मान लो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है लेकिन आपको कैश निकालना है, उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे ये जो आईसीसीडब्ल्यू है ना ये काम आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूपीआई का होना ज़रूरी है। अगर आपने अपना डेबिट कार्ड किसी मतलब भीम यूपीआई के थ्रू किसी के साथ लिंक करके रखा है, तो फिर क्या कर सकते हो, आप मोबाइल के थ्रू ही पैसा निकाल सकते हो। अभी अगर एटीएम में जाओगे ना, आप देखना यूट्यूब में सर्च मारना इसकी वीडियो कि कैसे आजकल पैसे निकाले जा रहे हैं, बहुत सारे बता रहे हैं, या फिर आप निकाल के भी देखना अपने एटीएम में जाके। ठीक है, तो उसमें ना एक वो आती है, क्यूआर कोड आता है। जैसे आप बोलते हो कि मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है, फिर आपको अपना मोबाइल से स्कैन करना पड़ता है, और फिर वो क्या बोलते हैं, वो पैसा आ जाता है कि कितना पैसा चाहिए। ठीक है, इसमें लिमिट भी है, कितनी लिमिट है ये आएगा ना क्वेश्चन कि लिमिट कितनी है। लिमिट है 10,000 की पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन मतलब कितना निकाल सकते हो, अभी आप 20,000 निकाल सकते हो। ठीक है, दिन में निकाल सकते हो। देखो, 2 कर सकते हो, ठीक है, और 10,000 का एक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो 20 कर सकते हो, है ना। तो यही न्यूज़ है। तो ये जो आईसीसीडब्ल्यू एट एटीएम रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब रिलीज किया था, 2022 में किया था। आईसीसीडब्ल्यू इज ऑल्सो नोन एज यूपीआई एटीएम। ठीक है, बता ही दिया क्यों बोला गया होगा यार, यूपीआई एटीएम आराम से समझने वाली चीज़ है। इट अनेबल्स विड्रॉल थ्रू क्विक रिस्पॉन्स कोड, वही क्यूआर कोड निकल के आएगा, आपको पे करना है। ठीक है, एज फार एज द ट्रांजेक्शन लिमिट इज कंसर्न, बता दिया 2 कर सकते हो 10,000 तक का। ठीक है, मतलब कितना कर सकते हो, 20,000 कर सकते हो। तो ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस है ना, इन्होंने अब जाके इसमें लॉन्च किया है ये। अब जो उत्कर्ष के जो कस्टमर्स होंगे वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो पहले ही कर दिया, और ये पहला बैंक बना था जिन्होंने ये आईसीसीडब्ल्यू में इंडल्ज हुई थी, मतलब उन्होंने इसको इस्तेमाल में लाया था। ठीक है, तो ये अब बैंक आया, अब आगे न्यूज़ पढ़ोगे उसमें और कोई बैंक आएगा, फिर और कोई बैंक आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लिंक करके पढ़ना है। मैंने आपको बताया ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहला था, अभी ये आया, फिर और आएगा, तो आपको आईसीसीडब्ल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। SEBI notify the framework that allows unit holders of real estate investment trust and infrastructure investment trust to nominate representative on the board। ठीक है, एक सर्कुलर आया फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर सेट दैट द यूनिट होल्डर्स, कौन होते हैं यूनिट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जिसके पास 10% से ज़्यादा शेयर है, किसका, REIT और NVIT, क्या होती हैं यार, ये क्या होती हैं। देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड, देखो यार मेरा पेन अच्छा नहीं है। ठीक है, सेटअप अभी हो ही रहा है, सारी चीज़ें तो बेयर करना मेरे साथ। तो ये म्यूचुअल फंड, तो ये RET और NVIT जो है वो वैसी होती है। कैसे, देखिए REIT होता है ना, ये इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में। मान लो आपके पास बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, आप रहते हो छोटे शहर में, और आपको इन्वेस्ट करना है किसी बड़े बिल्डिंग में, कि यार वहाँ से जो रेंट है ना वो उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रियल इस्टेट बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप तो उतना करोड़ों का पैसा नहीं ले सकते, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और उसके बाद पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट ने ये REIT निकाला था कि
अब क्या कर सकते हो कि आप पैसे दे सकते हो, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाते हो तो उससे क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या मैं कहूँ डिविडेंड मिलता है जो शेयर में पैसा कमाओगे। तो वैसे ही अब इसमें ना जिस प्रॉपर्टी में आप मतलब इनके फंड को अगर तो पैसा लगाओगे तो अगर उस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट होगा या रेंट आएगा तो वो पैसा आपको डिविडेंड के थ्रू मिलेगा। तो ये जो है ना ये इस तरीके होता है। और ये NVIT जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, रोड्स में, ठीक है। अब रोड्स में क्या होगा कि मान लो कोई एक NIVT कंपनी है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया और वो जो है किसी रोड में इन्वेस्ट करती है और वहाँ पे जो टोल होता है ना टोल, अब टोल में पैसे कमाएंगी ये कंपनी NVIT जो कंपनी होगी क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया इस रास्ते पे। तो ये जो पैसा होगा फिर आपको डिविडेंड के थ्रू मिलेगा। तो ये जो होता है ना ये मोटा मोटा इस तरीके का होता है, ठीक है। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है समझ लो, ठीक है। तो उसी में जिनके पास 10% से ज़्यादा शेयर है ना उनको अब अपने अपने यहाँ से नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा एक डायरेक्टर, ठीक है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं इसको, और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, ठीक है, डेट ओन एंड ऑपरेट रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज जनरेटिंग रेगुलर इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये बता दिया मैंने ये भी म्यूचुअल फंड जैसे होता है, लेकिन ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रोड्स, पाइपलाइंस, वेयर हाउस। वही अगर किसी वेयर हाउस में करेगी तो वेयर हाउस में पैसा कमाएगी, ठीक है। वेयर हाउस जितना पैसा कमाएगा उनको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा और इस तरीके से काम होगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नॉमिनेट करने का देखो यार, अगर उनके पास शेयर है, ठीक है, तो उनका हक होना चाहिए ना कि हम भी एक नॉमिनेट करें अपना बंदा हमारे को जो रिप्रेजेंट करे, है ना। तो उसके लिए वो सेबी ने गाइडलाइन लाए, बस इतना समझना। तो न्यूज़ अगर आपके पेपर में आएगा यही पूछेगा कि कितना होल्डिंग होना चाहिए उसके लिए, तो वही है 10% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, LIC हैंड्स ओवर 1 पॉइंट कितना 1.31 करोड़ डिविडेंड किसको दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया। क्यों दे रही है LIC किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कितना डिविडेंड दिया इस बार 1831 करोड़, ठीक है। एज ऑफ जून 2023 द सेंटर हैड इक्विटी ऑफ कितना इक्विटी है देखो 96.5% है, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी सबका भी देखना है, आपको देखना बैंक ये SBI में कितना है, ठीक है, जो बड़े बड़े हैं, PNB में कितना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। एक न्यूज़ से आपको ये निकालना है कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो दूसरा न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होगा जो आया नहीं है। वो कौन सा न्यूज़ है, वो स्टैटिक का न्यूज़ है तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं करा दूंगा वो। इन मई 2022 LIC विच इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरेंस लॉन्च मेगा 21,000 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया था। बताया था मैंने IPO क्या होता है, पहली बार जब कंपनी जाती है। तो IPO वॉज द बिगेस्ट एवर पब्लिक इशू इन इंडिया अप टू दैट डेट, ठीक है। अब तक की पब्लिक इशू में सबसे बड़ी IPO वही आई थी, ठीक है। कितनी 21,000 करोड़ की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कभी ना कभी पूछ के, 2-3 साल पुराना ही पूछते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ठीक है। इजी है यार ये तो बहुत, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन देखो, एक चीज़ आपने नोटिस होगी, कुछ क्वेश्चन जो ग्रीन में कुछ जो ब्लू में, जो ग्रीन में है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू में है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको रट्टा मारना है ऐसे करके, ठीक है। SBI इंट्रोड्यूस डिजिटल ओपनिंग ऑफ NRE एंड NRO अकाउंट सेटअप थ्रू यूनो, ठीक है। अब डिजिटली आप NRE और NRO अकाउंट बना सकते हैं। तो अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा NRE और NRO अकाउंट क्या करता है। यहाँ पे लिखा है NRE अकाउंट अलाउज यू टू पार्क योर फॉरेन अर्निंग इनटू अ इंडियन बैंक अकाउंट। यू कैन डिपॉजिट फंड्स इन फॉरेन करेंसी इन योर NRE बैंक अकाउंट एंड इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी। क्या है इसका मतलब, भारी भरकम शब्द। देखो NRE और NRO अकाउंट जो होता है ये बनाती हैं कौन, ये बनाते हैं फॉरेन लोग, ठीक है, जो लोग भारत में आते हैं। अब उनको क्या है, कुछ पैसा उनका फॉरेन से आएगा, ठीक है। मान लो वो रहते हैं इंडिया में लेकिन बिजनेस करते हैं फॉरेन में, तो जो पैसा उनका आएगा यहाँ पर तो उनको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम होता है NRE, ठीक है। अगर वही फॉरेनर जो है वो इंडिया में रह रहा है और वो इंडिया के बिजनेसेस में से म्यूचुअल फंड या रेंट में से पैसा कमा रहा है, डिविडेंड ले रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है NRO। कुछ नहीं है यार, जैसे हम बनाते हैं सेविंग अकाउंट इस या फिर कोई भी करंट अकाउंट, उसी की तरह से इन्हें NRE अकाउंट NRO अकाउंट बनाना क्या मैंडेटरी है। कहाँ लिखा है ये लिखा है ये, डू यू नो दैट एज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड और ऑपरेट रेगुलर बैंक अकाउंट। वो लोग रेगुलर बैंक अकाउंट नहीं रख सकते जैसे हम रखते हैं, एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ FEMA 1999। तो इस एक्ट के तहत वो लोग नॉर्मल अकाउंट नहीं रख पाते, उनको ये वाला अकाउंट रखना पड़ता है
NRE और NRO। तो NRE जो है वो फॉरेन जो पैसा होता है ना उसको इंडियन पैसे में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो फॉरेन से पैसा आ रहा है। और NRO वाले में क्या होता है, जो इंडिया में ही का पैसा है वो अपने बैंक में रखने का, अपने पास रखने में हेल्प करती है टाइप। अगर इंडिया पे पैसा कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो उसमें NRO हेल्प करेगा, बाहर से आ रहा है NRE हेल्प करेगा। लेकिन इन दोनों ही अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हो किस फॉर्म में, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। खर्चा तो यहीं करेगा, जाएगा कहाँ, ठीक है। चलिए हाँ, ओके। NHAI साइंस एग्रीमेंट टू डेवलप मल्टी लॉजिस्टिक मॉडल। क्या ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर, बेंगलोर में सेटअप कर रहा है। क्या यार ये मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है ना ये 2017 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है पूरे कंट्री में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखो चाइना में सारी कंपनीज क्यों जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा, ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस में अगर रोड की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, ट्रेन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, शिपमेंट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो वेयर हाउस अगर आप ऐसी जगहों में नहीं बनाओगे तो क्या होगा, वेयर हाउस का अच्छे से यूज़ नहीं हो पाएगा ना, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उसमें। तो चाइना ने ये किया है कि सारी चीज़ों को ना अच्छे से कंबाइन कर दिया, रोड की फैसिलिटी दे दी, रेलवे की फैसिलिटी दे दी, शिप की फैसिलिटी दे दी। तो यही इंडिया ने भी इसी को कहता है मल्टी मॉडल, कि हर चीज़ हो उसमें, ठीक है। यहाँ तक कि उस वहाँ पर IT सर्विसेज भी हो। अगर उस मैन्युफैक्चरिंग में या उस वेयर हाउसिंग में या जो भी वो लोग वहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कर रहे हैं, अगर उनको IT सर्विस चाहिए वो भी उसी जगह मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके का अगर जब मॉडल बनता है तो उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाए। तो इंडिया ने सोचा 2017 में कि हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। उसी पे गुवाहाटी में, ये मई में न्यूज़ आया था कि असम में ये तो जोगी गोपापा है, जोगी जो होपा जो है असम में, यहाँ पे पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बन रहा है, ठीक है। ये पहला बन रहा था। और जो सबसे बड़ा बन रहा है याद है ना, वो बेंगलोर में अभी न्यूज़ आई है कि 600 एकड़ का बन रहा है, ठीक है। तो यही है ये न्यूज़ कि NHAI साइंस एग्रीमेंट टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन बेंगलुरु, ठीक है। ये भी मैंने उसको वैसे ही समझाया, आपको क्या समझाया, जो पुरानी न्यूज़ थी, ठीक है, जो इतने टाइम पहले स्टार्ट हुई थी उसको मैंने रिलेट करके समझाया आपको करंट से, ठीक है। ऐसे समझो कि तभी करंट अफेयर्स याद होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फ्रेमवर्क क्या है, देखो फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ इफेक्टिव MMLP, ठीक है। यही फ्रेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन से, ठीक है। प्रोविजन फॉर पैकेजिंग, वहाँ पे पैकेजिंग की भी सुविधा हो, इम्प्रूव करे लेन वे रेल रोड, ये सब को वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, वेयर हाउसिंग कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, टर्मिनल्स एंड अदर्स, अपकमिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो इस तरीके का सिस्टम ऐसा बना दे कि सारी चीज़ें हो पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अरे डिलीट हो जाओ, चलो। तो अब तक जो था ना ग्रीन न्यूज़ था, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। अब जो है न्यूज़ हो गया मेटा की तरफ से क्या न्यूज़ है कि UPI पेमेंट, मेटा लॉन्चेस UPI पेमेंट फॉर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग इन इंडिया। बड़ा ही आसान सा न्यूज़ है यार कि मेटा ने ये लॉन्च किया यार कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से UPI कर पाएंगे। देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो अब, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो। और अब UPI भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ किया, रोजर पे के साथ किया और पेयू के साथ किया है, ठीक है। दो के साथ किया, रोजर पे और पेयू, ठीक है। तो ये रोजर पे और पेयू का क्या काम है, क्या काम है इनका, अगर पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट का क्या काम है, मान लो ये आप कस्टमर हो, ठीक है, आप जाते हो ऑनलाइन स्टोर में, फिर ये पेमेंट गेटवे आता है ना, ये आता है उसके बाद। जैसे आप पेमेंट करते हो ना, वो सीधे आपके बैंक में नहीं जाता, ठीक है, सीधे आपके बैंक में नहीं जाता, पहले वो जाता है एक पेमेंट गेटवे में, फिर जाता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू बैंक में। पेमेंट गेटवे क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि आपका जो पेमेंट है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है कि पेमेंट सही है गलत है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए करता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है। और किस बैंक में जाना है उसके लिए हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, उसके लिए रोजर पे और पेयू जो है वो लोग साथ में है, ये पेमेंट गेटवे है, क्योंकि इनके बिना पेमेंट होगा नहीं, तो चाहिए पेमेंट गेटवे, तो इन्होंने ले लिया रोजर पे और पेयू। आपको याद करना पड़ेगा किसके साथ पार्टनर किया है बस। और मेटा किसकी कंपनी है, फेसबुक की है। फेसबुक का कौन है CEO, मार्क जकरबर्ग, है ना।
है ना। और व्हाट्सएप भी किसका ही है, इनका ही है, फेसबुक का भी, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट, हाय हाय नेक्स्ट बहुत बड़ा है यार। उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस मैक्सा सेविंग अकाउंट बिजनेस मैक्सा करंट अकाउंट। देखो यार इन्होंने क्या है, मैक्सा सेविंग अकाउंट निकाला और बिजनेस मैक्सा सेविंग अकाउंट निकाला है। अब देखो यार इतने सारे बैंक है, इतना कुछ निकालते हैं, सब पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। सबके इंटरेस्ट रेट याद कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। कोई होगा इंटेलिजेंट तो कर लेगा, जो एवरेज है नहीं कर पाएगा। तो यार लिख दिया मैंने 7.5%, बट यार याद करने का कुछ बात नहीं है। सेविंग अकाउंट निकाला गया, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी होगी, फैसिलिटी होगी, हर एक बैंक निकालेगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे ग्रीन कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ब्लू किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने ये नियो निकाला फॉर बिजनेस फॉर एमएसएमई। देखिए एक्सिस बैंक, देखो ये आ सकता है कि नियो किसने निकाला है, एक्सिस में नाम अच्छा है, ठीक है। तो नियो क्या है, नियो क्या करेगा, इट ऑफर्स टू एरे, ठीक है। तो एक्सिस बैंक चाहती है ना कि वो अपना ब्रांच का जो वो है ना उसको फैलाना चाहती है, ठीक है। नहीं, इट ऑफर्स अ वाइड एरे ऑफ बैंकिंग एंड बिहाइंड बैंकिंग फीचर्स सच एज डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग एंड बल्क पेमेंट, जीएसटी कंप्लीमेंट पेमेंट। देखो यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद है कि नियो किसने निकाला है। नियो किसको हेल्प करेगा, एमएसएमई को हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, उनके एंड टू एंड ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने को, ऑटो, मतलब एक ही जगह पे ना सब कुछ मिल जाएगा इस नियो के तहत, ठीक है। ये क्या है, बस आपको याद रखना कि एक्सिस बैंक ने ये नियो निकाला है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ये सब याद नहीं करना, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि किसने निकाला है, ठीक है। जो ब्लू वाली न्यूज़ होती है ना वो सिर्फ रटने वाली होती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा वो करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये भारतीय एक्सन है, वापस ब्लू वाली न्यूज़ आ गई। भारतीय एक्सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेज न्यू मिड कैप स्कीम इमर्ज इक्विटी फंड। तो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस ने नया एक इंश्योरेंस निकाला है, वो इंश्योरेंस क्या करेगा, ये जो मिड कैप में है ना इस पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको मिड कैप के बारे में पता होना चाहिए, मिड कैप किसको कहते हैं, लार्ज कैप किसको कहते हैं, ठीक है। मिड कैप किसको कहते हैं, देख पहले लार्ज कैप अबव और ₹20,000 करोड़ अगर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लार्ज कैप। मिड कैप फिर उसको कहते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। कंपनीज होती है वो, लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप। तो जिसका वैल्यूएशन या जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर 20,000 करोड़ है वो लार्ज कैप में आती है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 के बीच में आती है वो मिड कैप में आती है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 15,000 होता है वो स्मॉल कैप में आती है। तो यही इंपॉर्टेंट है, बस यही आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये आ सकता है कि किसने निकाला है मिड कैप स्कीम, किसने निकाला है इमर्जिंग इक्विटी फंड, किसने निकाला है भारतीय एक्सन ने निकाला है, बस कुछ ज़्यादा वो है। स्टैटिक आ रहा है यार आजकल पेपर में, ये तो यार याद करना ही मुश्किल होता है ना, तो शायद पेपर वाले में डाल नहीं रहे आजकल, ये क्लर्क में आ जाता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको। इंडियन बैंक लॉन्चेस आईबी साथी टू इनहेंस बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। ये भी आ सकता है, आईबी साथी किसने निकाला है, इंडियन बैंक ने निकाला है, इतना ही पूछेगा। इंडियन बैंक हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड आईबी इंडियन बैंक साथी सस्टेनेबल एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ठीक है, टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो हेल्प करते हैं, किसके लिए हेल्प करते हैं, बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए। हर जगह ब्रांच नहीं खोला जा सकता, तो बीसी खोल देते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती है और ये हेल्प करता है बैंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के तहत बीएस को बढ़ाया जाएगा, बस यही है न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, मोबीक्विक टू इंश्योरेंस लेंस टू असिस्ट यूजर विद फाइनेंशियल वेलनेस, याद कर लेना। येस बैंक एंड ब्रिक्स पे फिनटेक कंपनी कोलैबोरेट टू ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। द पार्टनरशिप enables ब्रिक्स पे कस्टमर्स टू कलेक्ट पेमेंट इन मोर देन 36 कंट्रीज, ठीक है। वही है कि किन्होंने मिलाया है, क्या पर्पस है, नहीं आता यार क्या पर्पस है, पढ़ के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीज़ें करती रहती है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। प्रीवियस ईयर देखो आप कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डाल दिया है, पढ़ना है आपको ही है, ठीक है। बोल के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, ऐसी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक हैन अनाउंस एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी। देखो लॉकर फैसिलिटी निकाला है ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने, ये थोड़ा ठीक ही है कि ऑनलाइनली आप अपना लॉकर जो है वो बुक कर सकते हो। देखो बैंक प्रोवाइड करती है ना लॉकर, तो उसी के लिए लॉकर जो है अब ऑनलाइन अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, वो इंडियन ओवरसीज बैंक ने निकाला है, ठीक है। कौन है यार इनके वो
जो भी ऑल्सो इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी एफिशिएंसी, ठीक है। इनके एमडी याद रखना है आपको। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च स्वदेश बैंकिंग फॉर रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो स्वदेश बैंकिंग किसने निकाला? एयू स्मॉल फाइनेंस। तो ये ब्लू ब्लू वाले न्यूज़ है ना यार, ये मैं एक ही उसमें ना बता दूंगा आपको, ठीक है, और नहीं है ना तो एक ही वीडियो लाके सारे न्यूज़ में कवर करा दूंगा, तो इतना टेंशन मत लो। और जो मैंने आपको टेक्निक बताया कि मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, जो चीज़ आई हुई है पहले उसको मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, उससे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। व्यूज़ ऐसे नहीं आ रहे, चलो।